अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस, इश्यूज़ और मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप मेंबर फिजिकल लॉ कमेटी ICAP हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं साद अहमद खान, आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ हुसैन साहब, आप भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। मैं सबसे पहले हसन अली कादरी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब हम प्यारे का वफाक से मुआवजा करते हैं 18वीं तरमीम के बाद, जिस तरह प्यारे ने बहुत कम अरसे में 22 अरब से स्टार्ट लिया, आज 190 अरब रुपए के टारगेट पर वो पहुंच चुकी है। क्या चीज़ें थी जिसने PRA ने जिसको फोकस किया? देखिए यूवी साहब, आपका बड़ा अहम और बड़ा जामे सवाल है। और पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया प्रोग्राम में, और एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, जो आपने सवाल किया। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं जो हमें समझने की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। देखिए, पहला पहलू तो ये है कि हम अगर PRA का मुआवजा करें विद FPR, तो जो एक कोर्सिव मैयर है, या आप समझ लें जो ज़ोर ज़बरदस्ती है, मार धाड़ है, सादा अल्फाज है, या जो पकड़ पकड़ धक्कड़ धक्कड़ वाला चुका थे ना। मामला है, ठीक है जी। जी जी। वो मामला जो है ना, बहुत ही कम है PRA के मुकाबले में। जी जी। ठीक है ना जी, PRA के मुकाबले में बहुत ही कम है। और एज़ कम्पेयर टू FBR, क्योंकि FBR का अगर आप देखें तो आपने देखा होगा 38(1), अगर हम सेल टैक्स की बात करें तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो लोगों की जगहें सील हो जाती हैं, सेक्शन 40 का इंतलाक हो जाता है। ठीक है, और अगर हम 177 की बात करें तो बैंक अकाउंट अटैचमेंट की बात आ जाती है। शबर जैदी साहब के दौर में बैंक अकाउंट अटैचमेंट की बात ख़त्म की गई थी, लेकिन अब दोबारा बैंक अकाउंट अटैचमेंट का मामला चल रहा है, वो सारा मामला चल रहा है। एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर आप PRA का लॉ देखें तो PRA में अभी ऑडिट का मामला भी उस तरह से नहीं है। अभी टैक्स पेयर का ऑडिट ही नहीं किया जा रहा। अभी जो मेनली देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि इन्फोर्समेंट को कंप्लाई विद किया जाए, जी जी। और अगर कोई नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर है तो उसको परसू करके और उसको टैक्स नेट में लाया जाए। देखें, बात ये, हम बारहा दफ़ा ये कहते रहे हैं, चाहे ICAP की फ़िज़िकल लॉ कमेटी हो, चाहे टैक्स बार हो, उसकी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जब मैं रहा तो यही बात होती रही कि जनाब देखें, जो आपकी टैक्स बार है ना, वो बेसिकली कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स के साथ हैं। जो नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स को जब आप उनको परसू करते हैं या प्रोब करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर को देखें। एक सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी ऑफ कैमरा मैं साथ साहब से डिस्कस कर रहा था, वो एक कल्चर का बड़ा फ़र्क है। देखिए, कल्चर का फ़र्क ये है कि जब आप PRA के दफ्तर में जाते हैं और आप अपना मैटर डिस्कस करते हैं तो आपसे मैटर डिस्कस किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, आपको एज अ पार्टनर लेके चला जाता है, फिर आपकी जो एसोसिएशन है तमाम, उनकी वहाँ पे बात सुनी जाती है, और उनको एक रोड मैप दिया जाता है टैक्स नेट में आने का। और वो रोड मैप क्या है कि पहले रिड्यूस रेट में उनको लाया जाता है, जब मुश्किलात का सामना होता है तो उनको ज़ीरो रेटेड पे भी ले जाते हैं। कुछ जो बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली जिन लोगों को बेनिफिट देना चाहिए उनको इन्होंने एग्जाम्ड भी किया हुआ है। और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको टैक्स नेट में लाते हैं, और दे हैव बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन इट। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो कि इन्होंने बड़े ही कामयाबी के साथ जिसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल ब्रॉडनिंग। देखें, वर्टिकल ब्रॉडनिंग क्या है कि FBR जो है हर साल एक झंडा खड़ा कर देता है कि जी मैंने इतनी रिटर्नें जमा कराई। इनका तरीक़ेकार ऐसा नहीं है। ये देखते हैं कि टैक्स का पोटेंशियल कहाँ पे है, सही है। कौन से पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स दे सकते हैं, कौन से बड़े टैक्स पेयर्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स देना चाहिए, टैक्स जिनके अंदर बेस पे टैक्स जोर रखते देने हैं। की कैपेबिलिटी है। देखें, जी जी। टैक्स बेस बनाने के लिए ना यूबी भाई, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, टैक्स बेस बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने देखना है कि किस टैक्स पेयर की कैपेबिलिटी है, पसली है टैक्स अदा करने की, और उसको जायज़ तो टैक्स कितना देना पे भी कर सकता चाहिए है और वो? जी कितना जी। पे कर सकता है। FBR ने इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया, जबकि उसके मुकाबले में PRA ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब इफ्तिखार कुतुब साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जब वो थे वहाँ पे, तो तब से लेके आज तक फोकस यही रहा है कि टैक्स बेस किस तरह बढ़ाई जाएगी, इस चीज़ पे गौर व फिक्र करके कि टैक्स कौन लोग दे सकते हैं और किन लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, और जो लोग टैक्स नहीं दे सकते उनको टैक्स में आने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप दिया गया। रोड मैप दिया गया था। हसन साहब सही कह रहे हैं। साद खान साहब, ओपन डोर पॉलिसी जिस तरह हसन साहब ने कहा, और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली और रोड मैप जो दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। 22 अरब से आज 190 अरब पे जिस तरह पहुँचे हैं, अभी 12 साल 10 साल, 2012 में 2022 10 साल हो गए। जितनी स्पीड से आपका टारगेट ऊपर जा रहा है और जिस तरह आपका ऑफिसर काम कर रहे हैं, आप देखते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट
मौजूदा हालात के मुताबिक सही जा रही हैं? थैंक यू अयूबी साहब। सर इसमें इस तरह से है कि लास्ट ईयर हमें जो साइन टारगेट था डेट वाज 150 बिलियन रुपीस, जी जी। तो उसको हमने अपने वक्त से पहले अचीव किया, तो और गवर्नमेंट ने increase उसको किया गया। इंक्रीज़ करके 170 बिलियन कर दिया था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसको भी हमने अचीव किया, और हमारी टोटल कलेक्शन 2022 की जो थी वो 172 अरब रुपीज़ की थी। जी जी। उसी को देखते हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड था और भी काफ़ी इश्यूज़ थे, हमने मोर देन 30 सर्विसेज हैं जिन पे सेल टैक्स रिड्यूस करके जी जी। 5% कर दिया है। 16% जो स्टैंडर्ड रेट है उससे कोरोना reduce- के दौरान। जी, कोविड के दौरान। जी जी। उसके बावजूद हमने टैक्स जो टारगेट था उसको अचीव किया, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने हमें इस दफ़ा 190 बिलियन का जो टारगेट है वो साइन किया है। और हमारी जो फर्स्ट 2 मंथ्स की कलेक्शन है जुलाई एंड अगस्त 2022 की, वो दैट इज़ मोर देन 30% कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हमने इसमें 26 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट किए हैं, और वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ताला अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो हम अपना जो साइन टारगेट है उसको वक्त से पहले पूरा करेंगे। 190 में ये एफबीआर भी इंक्लूड है? नहीं जो सर, ये उसने देने पैसे वो नहीं अलग सर, हैं? वो अलग से हैं। तो ये 200 अरब से ऊपर चला जाएगा? इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जिस स्पेस से हम टारगेट कलेक्ट कर रहे हैं, रुपीज़ सेल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये 190 बिलियन प्लस इंशाल्लाह अच्छा, ताला हो जाएगा। आपके जो अफसरान हैं, मेंबर पॉलिसी हैं, कमिश्नर हैं, चेयरमैन साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन होती है इस हिकमत अमली से के साथ काम वर्क करना है, छापा मारना है या बैंक अटैचमेंट करने हैं? किस तरह हिकमत अमली किस तरह अपनाई जाती है? यूपी साहब, ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स हमने कोई अटैचमेंट नहीं की, बैंक अटैचमेंट नहीं की, हमने किसी किस्म की कोई सीलिंग नहीं की। ठीक है। PRA ने इन हिस्ट्री 10 इयर्स में एक भी ऑडिट नहीं किया। जी। हमारा सारा फोकस जो है वो है टैक्स अवेयरनेस पे। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि किस तरह वो टैक्स नेट में आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें और टैक्स पे करना शुरू कर दें। ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर हमने मोर देन 400 वर्कशॉप्स जो हैं वो कंडक्ट करवाई हैं। उसमें जो थी विद होल्डिंग की सबसे ज़्यादा थी। हमारा जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन विद होल्डिंग, कि विद होल्डिंग से किस तरह मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा साहब, वैसे विद होल्डिंग की बात की जाए तो एफबीआर भी ज़्यादा इंसार विद होल्डिंग पे ही करता है। आज भी 85% जो उनको टारगेट अचीवमेंट उनकी है वो विद होल्डिंग पे है, तो पीआरए उसी की सिमत को फॉलो कर रहे हैं? सर PRA का बेसिकली जो पर्पस विद होल्डिंग पे फोकस ज़्यादा है वो ये है कि हमें लगता है कि इस पे जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम समझ देंगे विद होल्डिंग इज़ 30% ऑफ आवर टोटल कलेक्शन, बट वी बिलीव कि ये मोर देन 40% जो है हम इस पे से कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ड्यूरिंग लास्ट ईयर 400 वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई थी सिर्फ इसकी अवेयरनेस पे, विद होल्डिंग एजेंट्स के लिए, विद होल्डिंग तरबियत के लिए, बिल्कुल उनके जी, शऊर के लिए। पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। तो उसका नतीजा भी एक ये निकला कि हमें जो है लास्ट ईयर जो विद होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा जंप आया, इंक्रीज़ आया कलेक्शन में। इसके अलावा सर हमारा मेजर फोकस है, हम EIMS पे वर्कशॉप्स करवा रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। EIMS इज बेसिकली फॉर रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के किस तरह वो अपनी जो एक्चुअल सेल है लाइव वो PRA में रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेमिनार्स करवाए हैं। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उमर फ़ारूक खान साहब, उनका बेसिकली पर्पज़ ही है कि वो डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं। और जो हमारे चेयरपर्सन साहब हैं, कमिश्नर साहब है, हमारा मेजर फोकस टैक्स की अवेयरनेस पे है। हम बिल्कुल भी जो है इस टाइम सीलिंग आप पे समझते हैं डायलॉग से जो काम हल हो सकता है, चाहे कि पहले भी जो टैक्स वसूल किया जा सकता है उसको हरासमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, FIR देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सर, खौफजदा करने की ज़रूरत नहीं हमारी है। अथॉरिटी का यही है कि हम प्यार से, मोहब्बत से अच्छा टैक्स साहब, करते हैं। वैसे देखा जाए सेल टैक्स में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 16% लेती है, सिंध में 13% है, KPK में 15% है, फिर ये तजाद क्यों है? सर उसमें इस तरह से कि हर सूबे के डिफरेंट स्टैंडर्ड रेट हैं। जिस तरह सिंध का आपने फरमाया 13% है, पंजाब का 16% है। बट आप ये भी देखेंगे पंजाब ने लास्ट 2 ईयर्स में ये किया हुआ कि आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% टैक्स चार्ज होता है। तो हम ग्रेजुअली हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अपना उसमें लेके आएँ PRA में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड में करें। तो हम उनको फैसिलिटेट करें इस तरह कि हम उनका टैक्स जो है वो कम चार्ज करें। इससे टैक्स की एवेजन भी कम होगी, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट होगी। अच्छा, जैसे FBR का हम मिसाल देते हैं, भाई आबादी के लिहाज से 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और टैक्स पेयर की तादाद 0.6% है, यानी 1% भी नहीं है। तो अगर हम आबादी के लिहाज से पंजाब को देखें तो दूसरे सूबों से सबसे बड़ा है, तो फिर इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा है, फिर तो ये भी ना होने के बराबर है। सर उसमें इस तरह से है कि आप आबादी को जो है इनकम टैक्स से तो कंपेयर कर सकते हैं, बट सेल टैक्स से करना थोड़ा सा ना, वो से मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। अब आप जिस तरह रिसेंटली देखेंगे फ्लड्स आए हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने
जो है काफ़ी ज़्यादा उनमें रिलीफ देने का किया है, तो अब हमारा फोकस उससे भी हट गया है। अच्छा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कोई डायरेक्शन है फ्लड में दौरान किन किन इलाकों को टैक्स छूट देनी है और कहाँ से कम करना है? गवर्नमेंट ने सर उसमें जो अबयाना वगैरह उस पर तो कर दिया है, बट सेल टैक्स में रिलीफ देना ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है कि हमने उन एरियाज़ में सेल टैक्स कलेक्ट नहीं करना, तो पीआरए बिल्कुल उनमें रिलीफ उनको प्रोवाइड कुछ नहीं करेगा। काशिफ खान साहब, आप विद होल्डिंग को देखते हैं, पहले तो ये बताएं क्योंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 100% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करती है, जबकि सिंध में 20% है, दूसरे सूबों में भी 20% है। ये इसकी क्या वजूहत है? जी थैंक यू सर। मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ये जो आप 100% टैक्स ज़रूर है हमारा विद होल्डिंग का, बट इसमें आप सेक्टर्स देखें कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को, इवन जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया हुआ विद होल्डिंग से। टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर एंड एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हैं विद होल्डिंग से। तो विद होल्डिंग सिर्फ हमारी कहाँ से आ रही है, जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, जो एओपी और इंडिविजुअल्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहाँ से विद होल्डिंग हो रही है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो हमने तो मेजर सेक्टर्स जो हैं वो वैसे ही एग्जाम्प्ट किए हुए हैं, 100% उस पर विद होल्डिंग है ही नहीं। जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ हम उस पर कलेक्शन कर रहे हैं विद होल्डिंग। यानी कि जो लोग टैक्स नेट के दायरा कार में नहीं है, जिनसे उनसे विद होल्डिंग आपका सिर्फ मेजर सोर्स है, वो सोर्स है हमारा, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, या एओपीज हैं। एफबीआर पकड़ता है बंदों को, जो टैक्स पेयर है, जब उनको किसी को माल सेल करते हैं, दूसरा करते हैं, वो कहें उनके हमें प्रूफ दें वो रजिस्टर था या नहीं रजिस्टर था, तो उसको एफबीआर पकड़ने के लिए पीआरए में भी कोई ऐसा सिस्टम है उसके ज़रिए पकड़ा जाता है? नहीं सर, इस तरह के हमारा फ़िलहाल जो फोकस है ना वो हमारा फैसिलिटेशन पे है। मैक्सिमम हम ये चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए। हमने डेडिकेटेड फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हुए हैं। इसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, टैक्स पेयर को एजुकेट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम कंप्लायंस करें, और इससे ही हमारा जो है ना टारगेट माशाल्लाह अचीव हो रहा है, और यही हमारा विजन है। विद होल्डिंग में आपकी परफॉर्मेंस आप कितना समझते हैं, कितने फीसद है? जी टोटल कलेक्शन का ऑलमोस्ट 30% जो है वो विद होल्डिंग से आता है। अब देख लें कि इतना सेक्टर जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उनको एग्जाम्पशन देने के बाद भी हम इतना ज़्यादा जो है ना वो अच्छा, जो जिनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ये इनसे एफबीआर वसूल करता है टैक्स के, या बिल्कुल वो एग्जाम्प्ट है? वो सर्विस प्रोवाइडर फिर पे करते हैं। आपने टेलीकॉम सेक्टर बताया, दूसरे बताया, ये तो वैसे ही बड़े पैसे काटते हैं। जी ये देखिए ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, तो इनको हम विद होल्डिंग इनकी अलाउ नहीं करते, ये खुद टैक्स जमा करवाते हैं, ये अपनी कंप्लायंस खुद करते हैं, ना कि इनके कोई विद होल्डिंग एजेंट काट के जमा करे, ये खुद अपना टैक्स जमा करवाते हैं। अच्छा, कितने को विद होल्डिंग एजेंट्स होंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में? अराउंड मोर देन 3000। 30,000 के करीब। अच्छा, तो आगे क्या सबसे ज़्यादा आपका फोकस पंजाब में है, विद होल्डिंग में ज़्यादा वसूल किया जाता है, या दूसरे आपके जो ज़ेली दफातर है ऑफिस है उधर से कुछ गुजरांवाला हो गया, पिंडी हो गया, सियालकोट हो गया, फैसलाबाद भी है, मुल्तान है, तो यहाँ भी बड़े बड़े जो है ना बिजनेसेस हैं, वहाँ से भी काफ़ी कलेक्शन होती है। तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड बंदे और सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल लाहौर से किया जाता है? बिल्कुल लाहौर से किया जाता है, अराउंड कोई 70% के अराउंड बोर्ड जो वो लाहौर से आता है। तो दूसरे शहरों को क्यों फोकस नहीं किया गया? नहीं सर, फोकस हो रहा है उन पर, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से है ना। तो लाहौर में आपको पता है ये कैपिटल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा रिकवरी यहाँ से होती है। अच्छा, मैं हसन अली कादरी साहब, जिस तरह अभी काशिफ साहब बता रहे थे विद होल्डिंग में 30% वो वसूली हो रही है, ये विद होल्डिंग का कंसेप्ट तो बहुत पुराना भी हो चुका है, लेकिन विद होल्डिंग तो जब की जाती है ना, जब कोई एमरजेंसी मुल्क में आ जाए, कोई आफत आ जाए, जिसने एफबीआर ने शुरू किया था 1992 में, उसके बाद ये प्रॉपर होता गया, 85% पे पहुंच गया। आज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी उसको फोकस कर रही है, 30% उससे टैक्स कलेक्शन हो रही है। आप इस कॉन्सेप्ट को, विद होल्डिंग के कॉन्सेप्ट को, जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ऑडिट भी नहीं होता, विद होल्डिंग को एजेंट्स को पकड़ने के लिए, उनको ऑडिट करने के लिए आप समझते हैं कोई ज़रूरत है कोई इस किस्म की? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब देता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हसन अली कादरी साहब। हाँ जी, देखें यूवी साहब, इसमें ना जो आपका सवाल है उसका जो एक बुनियादी पहलू है ना, वो देखें एक बात पे जो है ना मुनसर करता है कि जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा कि देखें विद होल्डिंग के अंदर जो इनका जहन है ना और इनका जो माइंड सेट है वो एफबीआर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, देखें एफबीआर जो है ना माज़रत के साथ वो ये कंसिडर करता है कि जी विद होल्डिंग एजेंट जो है खुदा ना खास्ता वो एफबीआर का मुलाजिम है, ठीक है, या वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बगैर कोई पैसे लिए एफबीआर का काम करे, जो कि एफबीआर का काम है लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है।
और वो इसको कंसिडर करते हुए उनको पेनल्टी भी लगाता है, ठीक है, उनको रेप्रिमांड भी करता है, उनकी विद होल्डिंग के हवाले से बड़ी हैवी पेनल्टी भी लगती हैं जो आपको पता है, जिसके ऊपर एक केस लॉ भी आया जी जी कि जी अगर मैनेजरी आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो आप किसी को डिफ़ॉल्ट पे नहीं रख सकते। देखें इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये टैक्स पेयर को एज अ पार्टनर लेके चलते हैं, ये अपने टैक्स विद पेयर होल्डिंग को अपना एजेंट्स दोस्त को मानते अपना हैं। अब क्लाइंट्स देखिए बना ना के वो विद चलते हैं, होल्डिंग एजेंट उनको अवेयरनेस भी देते हैं, बेसिकली workshops अवेयरनेस भी दे रहे हैं, वर्कशॉप जी, भी कर रहे हैं। तो उनका माइंड ये है कि जनाब हम अप्रिशिएट करते हैं अपने विद होल्डिंग एजेंट को बिकॉज वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी रेवेन्यू जनरेशन में, ठीक है। ठीक है जी, इनका माइंडसेट ये है। तो हैविंग सेड दैट उनका मकसद ये है कि जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि अगर मैं 30 से 35% या 40% जो आगे सोच रहे हैं कि वो टारगेट मैं विद होल्डिंग से अचीव कर रहा हूँ लोगों से, तो वाई शुड आई गो कि जी मैं जो हूँ लोगों को कहूँगे पकड़ दकड़ करें, उनसे जनाब उनको नोटिस इशू करें या उनको पेनल्टी लगाई जाए। जी जी और एक और पहलू यहाँ पे एक और भी काबिल गौर है कि आप ये देखें कि विद होल्डिंग में फ़र्क क्या है यहाँ की विद होल्डिंग में और वहाँ की विद होल्डिंग में। वहाँ क्या है कि आपने विद होल्डिंग के बेतहा सेक्शन बना दिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हाँ जी जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो विद होल्डिंग करेगा। जैसे उन्होंने फरमाया है कि जी हमने कहा जी जो एक्टिव टैक्स पेयर है उसके ऊपर विद होल्डिंग एग्जाम्प्ट है, बाकी जो मामलात हैं जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उस पर विद होल्डिंग एग्जाम्प्ट है। तो ये विद होल्डिंग के हवाले से डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर, लेकिन यहाँ 100% है, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, देखिए वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है कि 100% है, एक रेवेन्यू जनरेशन मैयर है। देखें उसमें क्या है अगेन कि अगर ये उसको 20% पे ले आते हैं तो इनका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा। जी देखें इस बात को हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि 20% होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे चारों सूबों में जो सूबाई अथॉरिटीज इनमें एक जैसा टैक्स रेट होना चाहिए, मुमकिन है। देखिए इसमें बिल्कुल देखें, एक तो मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं हार्मोनाइजेशन कमेटी का बेसिकली जो टास्क फोर्स थी हमारी फिस्कल लॉ की, जिस तरह यहाँ उसका मैं चेयरमैन भी था, तो वहाँ पे ही बात डिस्कस हुई है थी सिंध में कि देखें बड़ा ज़रूरी है कि आप एक रेट हार्मोनाइज कर दें। जब हम सिंगल रिटर्न की बात करते हैं ना जो PRA की है, SRB की है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप कानून को हार्मोनाइज नहीं करेंगे ना जी जी आपकी सिंगल रिटर्न नहीं आ सकती। देखें आपका ज़रूरी है आप चाहे 13 करें 16 करें जो भी रेट आप करें, आप एक रेट रखें हर कैटेगरी ऑफ सर्विस के लिए, और कैटेगरी ऑफ सर्विस जो है वो सिमिलरली डिफाइंड हो तमाम कानून के अंदर। जी जी और एक और अहम पहलू ये है कि जो ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का इशू है उसको या तो एक जैसा कर दे SRB और PRA के लिए, या अगर उसका इशू सॉल्व नहीं हो सकता तो उसका एक फार्मूला होना चाहिए कि टैक्स सूबों के दरमियान कैसे डिवाइड होगा। अगेन ये एक ऐसा इशू है जो कि नेशनल टैक्स काउंसिल लेवल पे शायद देखा जा सकता है, PRA की डोमेन तो नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नाउ इज़ द टाइम कि इसको एड्रेस कर लें, क्योंकि माज़रत के साथ मेरा ख्याल है मेरे दोस्त एग्री करेंगे कि इसमें SRB का तो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन PRA का जो शेयर है उनका एक बड़ा वाज़ेह किस्म का नुकसान हो रहा है टैक्स का, सही है, जो कि देखने की ज़रूरत है, बहुत देखने की ज़रूरत है। साथ साहब सिंध में अगर नॉन रजिस्टर का टैक्स काटा जाए तो वो विद होल्डिंग एजेंट को इसका इनपुट देगा, लेकिन पंजाब में नहीं है, ये भी क्यों फ़र्क है? सर उसकी जो मेजर रीज़न ये है कि हमारा फोकस ये है कि जो नॉन रजिस्टर टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो अगर हम इसको अलाउ कर देंगे उनका इनपुट, तो फिर वो रजिस्टर नहीं होंगे PRA के साथ, वो अपनी उसी तरह अनरजिस्टर्ड टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर जाएंगे। जी जी तो इसी वजह से हमारा है उस पर है कि जो उनकी विद होल्डिंग उन पर इनपुट अलाउ नहीं करते सर। अच्छा, जो नॉन कॉर्पोरेट इदारे हैं जिनका 100% टैक्स काट लिया जाता है लेकिन उसको रिफंड्स नहीं मिलते क्योंकि आपके रिफंड्स रूल अभी तक खामोश हैं, इस पे कुछ फ़र्क हो रहा है? नहीं सर बिल्कुल, 2019 में हमने रिफ़ंड रूल्स जो थे वो अप्रूव करवा लिए हैं। उसमें हमारी एक प्रॉपर रूल्स हैं रिफ़ंड के PRA के, आप उसको फॉलो करें, उसके लिए एप्लीकेशन दें तो उसमें अप्रूवल बिल्कुल हो जाती है। सही है, उसमें अप्रूवल हो जाती है, मुमकिन सर है। हो जाती है। हमारे केसेस काफ़ी ऐसे हैं जो प्रोसेस अभी हो रहे हैं, और उसके लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके केस बिल्कुल। जिस तरह अभी हसन साहब ने पहले ऑडिट का कहा था, तो अभी तो 10 साल में तो हो गए को आपके ऑडिट ऑफिसर हैं जो वो कर सकते हैं? सर उसमें बिल्कुल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2019 में ऑडिट ऑफिसर्स को भर्ती किया था, और उनको बिल्कुल ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऑडिट भी करते हैं। बट जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस जो है वो अवेयरनेस पे है, हम इस पे ऑडिट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, और लेकिन बिल्कुल ऑडिट ऑफिसर हैं जो अपनी जिम्मेदारियाँ। अच्छा, बाकी सूबों के साथ भी आपके कुछ तनाज़ात चल रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? सर उसमें से जो सबसे मेजर इशू है PRA समझता था वो है ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का इशू, कि टैक्स चार्ज होना है ओरिजिनेशन पे या टर्मिनेशन पे। पंजाब और जो बाकी सूबे हैं अदर दैन सिंध, दे ऑल एग्री कि ये टर्मिनेशन पे होना चाहिए, बट उसमें सिंध का ये स्टांस है कि ये ओरिजिनेशन पे होना चाहिए। तो इसकी वजह से, और आपको भी जैसे पता है कि हर सूबे की डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, तो हम एक पेज पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके।
बट होपफुली दैट वुड बी रिजॉल्व इन अ कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, सो वो वफाक के साथ भी तो आपका कई तनाज़ात हैं ना, सूबों के साथ, वफाक के साथ भी हैं, कई सेक्टर पे आपके साथ उनके साथ सर तनाज़ात चल रहे थे। इसमें अभी तो ऐसा सच नहीं है। हमारा जो मेजर फोकस था वो सिंगल रिटर्न पे था कि टैक्स पेयर सिंगल रिटर्न फाइल करे तो तमाम सूबों की और फेडरल की हो जाए। अच्छा, ये 2-3 साल पहले का एक आवाज़ आई थी सिंगल रिटर्न की आने वाली है, वो मामला फिर कहाँ तक पहुँचा? सर इसमें पीआरए के एंड पे बिल्कुल 100% काम हो चुका हुआ है। ये एफबीआर के एंड पे कुछ पेंडिंग है, तो दैट वुड बी ये रिजॉल्व। बीआरएस पीछे ऐलान भी कर दिया था, लॉ भी कर दिया था सिंगल सर टैक्स। पीआरए के एंड पे हमने बिल्कुल अपने आप को उनके साथ लाइजन कर लिया है, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी फुलफिल कर दिया हुआ है। हमारे एंड पे सर ऐसा अभी सिंगल रिटर्न के हवाले से कोई वो पेंडिंग नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। तो आप अगर सिंगल सेल टैक्स की रिटर्न आ जाती है, आप समझते हैं कुछ इश्यूज हल हो जाएंगे? सर बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमें रेट हार्मोनाइजेशन जो है उस पर भी फोकस करें, और जो प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं जिस तरह के रजिस्ट्रेशन किस तरह होनी है, नॉन फाइलिंग के नोटिस का क्या प्रोसीजर, उसको भी किया जाए, ताकि टैक्स पेयर के पास एक पोर्टल हो, सिंगल पोर्टल पे अपनी जाके तमाम जो चीज़ें हैं उनको फिल करे और वहीं से अपनी तमाम रिटर्न फाइल कर दे। सही सही। अच्छा काशिफ साहब, जितने आपने विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, विद होल्डिंग वो उनके ऊपर जिस तरह हसन साहब बता रहे थे, आप पेनल्टीज़ वगैरह कुछ इस तरह की नहीं डालते, लेकिन जब आप किसी को पकड़ते हैं ये हमारा सेल टैक्स काट रहा है, बहुत से होटल होंगे ऐसे, बहुत सी जगह पे जो विद होल्डिंग ली जाती है लेकिन वो पीआरए तक नहीं पहुंचती, हुकूमती खजाने तक नहीं जाती, उनको किस तरह पकड़ने का मैकेनिज्म क्या है? पहले तो आपने चलाया था ना एक वो इनामी स्कीम थी जो आप एफबीआर चला रही है, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बंद कर दी, एफबीआर अब उसको चला रहा है, इस तरह का आपका मैकेनिज्म क्या है उस पर? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो अवेयरनेस पे है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, रेयर केसेस हैं जो पोटेंशियल केसेस भी हों, और वो इस तरह की अगर नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं या टैक्स इवेजन कर रहे हैं या टैक्स विद होल्ड कर लेते हैं और पीआरए को सबमिट नहीं करवाते, तो उसकी हम यकीनन दोबारा जो है असेसमेंट भी करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस फिर वहीं पे है कि फैसिलिटेशन पे है, टैक्स पेयर को इससे एजुकेट हट करना है। के क्या आप समझते हैं जिस तरह एफबीआर में बीटीपी का एक इदारा है स्पेशल बराउंडिंग टैक्स बेस के लिए, पीआरए में भी कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो सिर्फ यही मसला नए टैक्स पेयर को किस तरह लाना है नेट में? जी हाँ, हमारे यहाँ भी एक बीटीबी डिपार्टमेंट है जिसमें जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ थर्ड पार्टीज़ का डाटा भी आता है, और हम अपने डाटाबेस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो हमारा डाटाबेस है पीआरए का, उसको भी हम यूज़ करते हुए अनरजिस्टर्ड को हम डिग आउट करते हैं, और उसको फिर हम जो है ना टैक्स नेट में लाने की जो है ना नोटिस इशू करते हैं। कितने रोज़ाना की बुनियाद पर नोटिस जारी किए जाते हैं? सर ये तो डिफरेंट हो सकता है, तकरीबन कोई मोर देन 2000-3000 नोटिस जो है ना वो इशू होते हैं। अथॉरिटी के अफसर का नाम तो ऊपर लिखा नहीं होता, फ़ोन नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन मौजूदा जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी नोटिस वही चला जाता है, और जिसको नोटिस जाना होता है उसको भी चला जाता है? नहीं, हमारे तो नोटिस इशू होते हैं प्रॉपर्ली, ऑफिसर्स के नाम भी होते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए होते हैं, तो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट पहले तो बहुत कंप्लेन थी, नोटिस भेजते हैं वो अफसर का नहीं पता होता, उसका नंबर नहीं उसका लिखा होता, ऑफिस का नंबर नहीं लिखा होता, किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे। नहीं, ये तो अब तो प्रॉपर्ली हमारे नोटिस इशू हो रहे हैं और उस पर प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। इवन जब जिनके पास नोटिस जाते हैं या अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ हमने। अच्छा, एफबीआर में एक कॉन्सेप्ट है हमारे, हम जाते हैं वहाँ से सर्वे करते हैं, देखते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो कमिश्नर साहब डीसी को, एसी को, किसी की ड्यूटी लगाते हैं, जनाब इतना टारगेट है, ये आपने इस सेक्टर से पूरा करके देना है। तो आपके पास भी इतना क्यों बर्डन होता है? पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, एक आपका इन्फोर्समेंट एक ऑफिसर है, उसके भी क्राइटेरिया है, इतने इलाके में उसने वर्क करना है, इतना टैक्स यहाँ से वसूल करना है। जी देखिए, जब टारगेट असाइन होता है तो वो ज़रूरी वो रैशनल के हिसाब से ही होता है, जो पोटेंशियल जहाँ पे है जिन सेक्टर्स में उनको उतना ही टारगेट दिया जाता है, और वो हम माशाल्लाह अचीव करते हैं। तो कहीं अगर कोई वीक सेक्टर रह भी गया तो जो पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा है तो वहाँ से रिकवरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो टारगेट्स मीट होते रहते हैं। मीट होते हैं। साथ साथ वैसे आप कितना पोटेंशियल है आपने, क्यों पंजाब रेवेन्यू तो नेशनल टैक्स पेयर की जो एक्सपर्ट थे इंटरनेशनल, उनसे भी मदद ली थी, क्या रिपोर्ट आई, कोई उधर से हुआ कुछ बेहतरी की तरफ? इस तरह आपका पोटेंशियल इतना है, इतनी स्पेस मौजूद है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है? सर आज से कुछ 4 या 5 साल पहले एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल एजेंसी ने किया था, उसमें एक इशू ये आया था कि उसमें वो अफराद भी जो कि पीआरए के टैक्स रूल्स में या हमारे उसमें फॉलो नहीं करते, उनका भी डाटा उन्होंने दे दिया था। पीआरए का सर जो फोकस है वो ये है कि टैक्स पेयर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, क्वालिटी पे करते। जी, हम क्वालिटी पे करते, वही बिलीव कि हम उस सेक्टर में लोगों को लेके आएँ जहाँ पे टैक्स का पोटेंशियल है, रेदर दैन कि हम एक छोटे उस पे सेक्टर पे फोकस करें जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी हो और उधर से टैक्स रेवेन्यू जनरेट ना हम कर सकें। तो वही बिलीव कि हम अगर मेजर सेक्टर्स जिस तरह हमारा फोकस पीआरए का कंस्ट्रक्शन पे है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में है,
टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, हम उस पर फोकस करते हैं ताकि वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट कर सकें। अच्छा सर साहब, वैसे आपका पीआरए में जितना भी सब दोस्त हैं कॉन्टैक्ट पे हैं या डेली विजिट्स पे हैं, ये भी कोई अब ज़्यादा अफसरान को मुतासर करता है? क्योंकि ये एक तो बंदा परमानेंट होता है ना जॉब पे, उसको पता है मेरा घर जीना मरना इसके साथ है, उसका भी असरात पड़ते हैं अफसरान के ऊपर? सर इसमें इस तरह से है कि जो हमारे ऑफिसर्स जो कॉन्टैक्ट पे हैं उनको मार्केट बेस सैलरी मिल रही है, तो उनका वहाँ पे ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी मार्केट बेस मिल रही है तो वो उसमें ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो हमारे सीनियर हैं या जो हमारे जो स्टाफ है उसमें मोस्टली लोग जो हैं उनकी अच्छी सैलरीज हैं और वो उन पर कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी कि सैलरी का कोई इशू नहीं है? सैलरी का कोई ऐसा कोई issue लेकिन ये इसमें कोई डिमांड भी करता है टैक्स पेयर, ये पैसे लेके हमें छोड़ दें, या कुछ ऐसा छापा जहाँ आप जाते हैं किसी को ऑफर होती है तो वहाँ छोड़ दिया जाता है? पीआर का कल्चर जो है वो कादरी साहब आई थिंक इससे एग्री करेंगे, बाकी टैक्स अथॉरिटी से बहुत डिफरेंट है। अगर आप कभी यहाँ पे विजिट करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टाइप का कल्चर है, ये बिल्कुल जो बाकी इदारे होते हैं उनसे टोटली। अच्छा, पहले पीआरए का एक खसूसियत रही है, जब भी जंप किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी, और जो टैक्स पेयर थे ऑनलाइन वो जो अपील थी उनको सुनने का भी एक रिवाज चलाया था शुरू में, जब एफबीआर को पता भी नहीं था, लेकिन वो बाद में थमसा गया, रुक सा गया। ट्रिब्यूनल की जो परफॉर्मेंस थी पहले बहुत एक्टिव हुई, उसके बाद वो भी आजकल वो ना होने के बराबर हैं। इसमें दोनों इश्यूज़ में क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी साहब। सर आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब हमारे जो लाहौर में हैं कमिश्नर अपील्स का भी ऑफिस है और इसी तरह जो पहले ट्रिब्यूनल पीआर है उनका भी लाहौर में है, तो हमने उनको फैसिलिटी दी हुई है कि पूरे पंजाब में वो कहीं से भी मुल्तान है, फैसलाबाद है, पिंडी है, कहीं से भी वो अपील वहाँ पे फाइल कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन हेयरिंग होती है। टैक्स पेयर को लाहौर आने की तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती। तो हमारा फोकस है कि हम टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम में ला सकें और लोगों के जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें, तो पीआरए का यही मेजर जो है। अच्छा, अब तो केसेस आपके बहुत कम है, चेयरमैन साहब से बात एक दिन हो रही तो कह 549 सिर्फ केसेस रह गए हैं, बाकी तो हम सारा यहाँ ही डिस्कस के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं, डायलॉग करके बाकी हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी समझते कोई ऐसे अब भी लॉज हैं, कानून हैं जिन पर ज़रूरत है हाई कोर्ट से मामलत की लेने की, जिस तरह पीछे भी साहब का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कलअदम करार दे दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने? अब भी कोई ऐसा लोग आते हैं आपको, क्यों आते होंगे दोस्त, आप वकुला हजरात कहते होंगे जनाब ये गलत है ये सही है। साहब एक टैक्स पेयर यहाँ से गाड़ी लेके जाता है, सामान यहाँ टैक्स अदा करके जाता है, सिंध जाता है और फिर वो सिंध से भरता है, फिर वो उधर से टैक्स दे के आता है। ये दोनों जो उसका सफ़र है टैक्स पेयर का दोनों तरफ, इसको किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे? किस तरह हल हो सकता है? ना आज तक 10-12 साल में हल नहीं हुआ। बिल्कुल ये हल हो सकता है। इसके लिए तमाम अथॉरिटीज़ का एक पेज पे आना जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और बाकी प्रोविंसेस जो हैं वो एग्री करते हैं कि टैक्स शुड बी ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है उस अथॉरिटी ने टैक्स जो है वो चार्ज करना है और कलेक्ट करना है। क्लियर एग्जांपल कोई इस तरह की जिस पे हो जाए? सर जिस तरह आपने फरमाया कि एक कैरिज ऑफ गुड्स की सर्विसेज है कि कोई कराची से कोई चीज़ लोड होती है, वो पंजाब में आके वो टर्मिनेट होती है, तो पीआरए के लॉ के मुताबिक उसने पीआरए को टैक्स पे करना है। ऑन द अदर हैंड जो एसआरबी है उसका स्टांस ये है कि टैक्स शुड बी ऑन ओरिजिनेशन, कि जो चीज़ें सर्विसेज जहाँ से ओरिजिनेट होंगी वहाँ पे टैक्स उसका चार्ज होना ज़रूरी है। तो ये इस पे बिल्कुल हम काम कर रहे हैं और होपफुली इन अ कपल ऑफ मंथ्स इस इशू को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सिंध तो वहाँ से जो टैक्स काट लेता है वो तो आपको देता नहीं है, पंजाब उनको दे देता है अगर पंजाब उनका टैक्स काटे? पंजाब सिंध सर पंजाब जो सिर्फ इनपुट अलाउ कर रहा है पीआरए वो एफबीआर को कर रहा है, उसके अलावा किसी प्रोविंस को अभी तक हमारा उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है कि हम उनको इनपुट अलाउ करें। लेकिन जब ये तमाम इशूज़ रिजॉल्व होंगे तो ये इशू भी। अच्छा, एक स्कीम आपने चलाई थी जो क्रेडिट कार्ड पे पैसे पे करेगा रेस्टोरेंट में, वो 5% देगा, कैश देगा वो 16% देगा, उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या इनपुट उसकी? बिल्कुल इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। ना सिर्फ ये कि जो पब्लिक है उसको भी पता चला है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उनकी जो टैक्स की पेमेंट है वो बिल्कुल अथॉरिटी तक पहुंचेगी, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है बैंकिंग चैनल में उसका और उनको फ़ायदा भी पहुंचता है। वहाँ उन्होंने 16% देना था, यहाँ उनको 11% की छूट है, सिर्फ वो 5% पे करते हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है, बिकॉज टैक्स जब कम आता है तो उनकी प्राइसेस कम आती हैं। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है?
सर ये जो वैट के जो प्रिंसिपल हैं उसमें तो है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ज़्यादातर लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को जो हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर बहुत एक अच्छा, पॉजिटिव आपको जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उनमें भी कोई लोग गड़बड़ कर लेते हैं? आपको कभी पकड़े ऐसे लोगों को जो आपको सॉफ्टवेयर में गड़बड़ करके अपना टैक्स बचा लेते हैं? हमारे सर उसमें लॉ में बड़ी सख्त पेनल्टी उसकी है, उसमें जो है वो आज सीलिंग। तक पकड़े गए हैं कोई केस? सर अभी तक हमने ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि जहाँ हमने EIMS जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हमने इंस्टॉल किया हो और वहाँ पे कोई छेड़छाड़ वहाँ पे रिकॉर्ड की हो। अच्छा, FBR ने आपकी नकल की थी पॉइंट ऑफ सेल पे, अब वो कर रहे हैं, उस पर इनामी स्कीम भी रखी हुई है, PRA पीछे हट गया है। नहीं बिल्कुल सर, PRA EIMS को कर रहा है और ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट्स के अलावा होटल्स हैं, कोरियर्स हैं, इसके अलावा हम और सेक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हम और सेक्टर्स पे भी ग्रेजुअली सर जा रहे हैं और होपफुली मतलब विद इन 2-3 ईयर्स हम तमाम सेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड पे सर ले आएंगे ताकि लाइव ट्रांजैक्शन जैसी होती है PRA के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, PRA ने सबसे ज़्यादा फोकस लाहौर को किया है, दूसरे शहरों को क्यों नहीं किया? सर इसका जो मेजर रीज़न ये है कि यहाँ एक भी ऐसे बहुत से ब्यूटी पार्लर होंगे जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं है, ये भी तो है ना, क्योंकि अब देखा जाए तो टैक्स पेयर की तादाद की देखी जाए या टैक्स कलेक्शन देखी जाए तो बहुत मखसूस आपके सेक्टर हैं जहाँ से टैक्स आ रहा है। सर जैसे हमने बताया कि लाहौर में फोकस क्यों है, उसकी सर मेजर रीज़न है कि लाहौर जो है कैपिटल है पंजाब का, इसकी आबादी 1.5 करोड़ के करीब है और दूसरा बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो ऑपरेट दूसरे शहरों में करते हैं उनके हेड ऑफिस ही लाहौर में है, तो वो अपने हेड ऑफिस को रजिस्टर लाहौर में करवाते हैं। जिस तरह बहुत सी ऐसी शुगर मिल्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिनके जो प्लांट्स हैं वो लाहौर में नहीं है बट उनके हेड ऑफिस ही लाहौर में है, तो वो यहाँ पे कराते हैं और उसकी वजह से वो लाहौर की जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं। आपने जिस तरह से फरमाया कि रेस्टोरेंट्स हैं जो रजिस्टर नहीं हो रहे या इस तरह सर रेस्टोरेंट्स में एक एग्जम्पशन है, एक सर्टन थ्रेशोल्ड हमने रखा हुआ है कि उस अगर उनकी एक सर्टन उससे ऊपर सेल जाएगी तो उन्होंने रजिस्टर करवाना है, उससे नीचे उनको एग्जम्पशन हमने दी हुई है। अच्छा, दूसरा ये जिस तरह आप अभी बता रहे थे कोरोना में 20 सर्विसेज पे हमने 5% रेट कर दिया था 16%, ये भी तो जुल्म है ना दूसरे सेक्टर के साथ, सबका एक जैसा टैक्स रेट नहीं हो सकता। सर उसमें बिल्कुल जो छोटे सेक्टर्स हैं हमने उन पे फोकस किया है, जिस तरह एक लॉन्ड्री है या एक मैरिज हॉल है, सेक्टर बंद हो गए उनको 5% कर दिया, जो काम चल रहे थे उनसे जी, जो बड़े हैं जिनके काम चलते रहे उनको हमने 16% पे रखा हुआ है विद इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की फैसिलिटी के साथ। अच्छा, कितना उसका फ़ायदा क्या हुआ? जिनको 5% पे लाए उस सेक्टर से रेवेन्यू ज़्यादा आया या कम आया? सर उससे हमें रेवेन्यू जो कंप्लाइंस थी वो इंक्रीज़ हो गई, जब लोगों ने देखा कि ठीक है हमने 16% नहीं देना, हमने 5% देना है, तो वो टैक्स नेट में खुद ब खुद आए। तो ये हमारा एम भी था कि एक तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है कि कोविड में उनके जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना है। अच्छा काशिफ साहब, जो नए टैक्स पेयर को ढूंढने के लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या कोई इस तरह मोबाइल हैं या ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप, या फिर दूसरे इदारों से जिस तरह नादरा हो गया, FBR हो गया, जिनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके ज़रिए आप ढूंढते हैं बंदों को? हम अपने डाटाबेस से भी जो है ना वो हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स फाइल होती हैं वहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सनस का डाटा भी हमारे पास स्टोर हो रहा होता है, तो वो हम वहाँ से भी हेल्प लेते हैं और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है, जैसे कि SACP है तो वहाँ से भी हमें डिटेल मिल जाती है, जो नए रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं तो उनको भी हम फिर जो है ना प्लेटफॉर्म पे विद होल्डिंग जो एजेंट्स हैं उनके इनपुट आप देते हैं, अलाउ है? अब जी, विद होल्डिंग एजेंट्स को इनपुट अलाउ है, वो जितने भी इवन मैन्युफैक्चरर हैं जो FBR में हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे अपना जो है ना वहाँ पे सर्विसेज का इनपुट अगर वो कोई सर्विसेज पे देते हैं अगर कोई टैक्स तो वो वहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उन्होंने कोई गुड्स में दिया हुआ है कोई विद होल्डिंग, उसमें विद होल्डिंग टैक्स आया तो वो यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जब ये स्ट्राइव आया था, तो कुछ इंटीग्रेशंस के इश्यूज़ थे क्योंकि वहाँ पे STR नंबर था, यहाँ पे NTN था FBR में हमारा, लेकिन वो बाद में ये इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो गए थे। अब जो है वो इनपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है सर्विस। अच्छा, सियासत का भी कोई अमल दखल है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में? नहीं बिल्कुल सर, ये PRA में ज़ीरो टॉलरेंस है और यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, तो इसकी जो है ना एज़ पर लॉ कंप्लायंस होती है। सनत कादिर साहब, 18वीं तरमीम के बाद ये उम्मीद की जा रही थी वफाक की तरफ से 5-6% सूबाई अथॉरिटीज़ उसमें GDP में ग्रोथ में हमें फ़ायदा देंगी, हमारे साथ खड़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद उनकी जो वफाकी थी वो पूरी नहीं हो सकी, अभी तक 1% पे भी नहीं है। बिल्कुल सही। इनकी जो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल बड़ा अहम है, लेकिन इससे पहले कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जब फिस्कल लॉ कमेटी की तरफ से जब हम इस्लामाबाद गए थे और हमारी डिस्कशन हुई थी, तो पहली बात तो जैसे हमारे जो दोस्त हैं साथ साहब ने फरमाया, मैं उनसे एग्री करूँगा कि देखें जो बेसिकली टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो टर्मिनेशन का लॉ है वो इधर से निकलता है कि जब अगर आप फेडरल सेल टैक्स की बात करें तो जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं, जी जी, यानी गुड्स आप किसी को मुहैया करते हैं तो वहाँ पे टैक्स का इंतलाक होता है।
जिसको हम टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं टेक्निकल अल्फाज में। अब अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो प्रोविंशियल लेवल पे ये है कि जब आप किसी को सर्विस डिलीवर करते हैं जी यानी जो सर्विस है उस तक पहुंचाते हैं तो फिर टैक्स का इंतलाक होना चाहिए, ना कि जब सर्विस शुरू होती है। तो देखा जाए तो मेरी नज़र के मुताबिक ये SRB के लेवल पे नेशनल टैक्स काउंसिल को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और SRB जिस चीज़ पे कह रहा है ऑब्वियसली ये तो अपने लेवल पे नहीं कह सकते, लेकिन मैं बीइंग अ कंसल्टेंट ये बात करूँगा कि SRB जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जो इंटरनेशनल कानून है या जो एक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसके बिल्कुल बरक्स है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक और अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आप इनका मुआवजा करना चाहते हैं ना, तो जहाँ तक इनकी इंटेग्रिटी की बात आती है तो हमें इनका मुआवजा अगर करना चाहिए, सही मुआवजा, तो SCCP के साथ करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ हवाले से जी सर, उसी हवाले से अब परफॉर्मेंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, अगर वो SCCP का करना फिर परफॉर्मेंस सर मैं आपके इसी सवाल पे आ रहा हूँ ना। देखें, आप अगर लाइफ देखें इस अथॉरिटी की तो 2012 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो वजूद में आती है और अब हम 2022 में खड़े हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। ये बात आपकी बिलाशुबा ठीक है कि जो 5% ऑफ GDP चाहिए बंदे को, देखें ना जी, 5% ऑफ GDP चाहिए और उसका अगर मुकाबले में आप देखें तो FBR जो 75 साल से चल रहा है वो अभी भी वो अचीव नहीं कर सका जो उसको करना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो देखें इन्होंने जो अचीव किया है वो बहुत कुछ है और हमें इसके ऊपर इनको एग्री भी करना चाहिए और हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं कहूँगा और मोर लेस देखें इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, अगर आप देखें ना, प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि इशू ये है कि अगर आप सिंगल पेज पे आ जाएंगे, सिंगल टैक्स रिटर्न हो जाएगी तो रेवेन्यू इनका भी बढ़ जाएगा, SRB का भी बढ़ जाएगा। सिंगल डिजिट अभी पहले बता रहे थे 5% करके जो आपका बेसिकली लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है वो मेनली इस वजह से हो रहा है कि आपका डेटा जो है ना, देखें एक बात को समझें, जी ये अपने ब्रॉडनिंग का काम कर रहे हैं, SRB अपने ब्रॉडनिंग का काम कर रहा है, KPRA जो है वो अपनी ब्रॉडनिंग का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लार्जर डोमेन देखें तो अल्टीमेटली टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं मुल्क या सूबों को चलाने के लिए। जी। अगर आप एक जॉइंट एफर्ट करेंगे कंसिडरिंग कि हर एक का टैक्स जो रेलेवेंट शेयर है उसको मिले, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रॉडनिंग ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है बेहतरी आएगी और आप ज़्यादा टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में ला सकेंगे। तो उसका एक जॉइंट एफर्ट करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि जो हमारी नेशनल टैक्स काउंसिल है उसको अगेन बाय लॉ मैं एक बात आपको बताता चाहूँगा कि नेशनल टैक्स काउंसिल को भी हमने अभी तक अथॉरिटेटिव नहीं किया। अगर लीगैलिटी, जैसे आप PRA की चैलेंज कर रहे हैं ना, तो लीगैलिटी नेशनल टैक्स काउंसिल की भी किसी हद तक चैलेंजेबल है। सही। तो बात है कि जो नेशनल टैक्स काउंसिल है उसकी लीगैलिटी को साउंड करें, उसको ज़्यादा अथॉरिटेटिव करें, ठीक है, ताकि वो इन्फोर्स करवा सके उन लॉज को जिनके तहत प्रॉपर हार्मोनाइजेशन हो सके। अच्छा हसन अल कादर साहब, जिस तरह सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो वो साल के आखिर में कोई छोटी मोटी एमनेस्टी देता है, ये आपको जुर्माने ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, आप इतना टैक्स जो है असल वो जमा करवा दें। आज तक PRA ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। बहुत अच्छा किया जी मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया। नहीं मादत के साथ देखें, बात है एमनेस्टी जो है ना एक नासूर है और ये एक ऐसा नासूर है जिसने इस मुल्क को डसा है, एक एमनेस्टी और हर दफ़ा डसा है और हर दफ़ा डिस्करेज किया है जनरल टैक्स पेयर्स, जिसमें ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए होता है। लेकिन ये एमनेस्टी वो होती है जिसको प्लेंटियाँ पड़ी होती हैं, जुर्माने माफ़ किया या राशि दे दो आप। सर देखें ना, वो वाली बात है ना कि देखें आप कंप्लायंस की तो कोई माफ़ी नहीं है, कंप्लायंस तो आप कम से कम करें। देखें जहाँ तक पेनल्टी का मामला है, पेनल्टी का मामला तो मेरा ख्याल है टैक्स के अंदर केस टू केस डिस्कस किया जा सकता है। जी एक लॉ बनाया जा सकता है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि अगर जी ये मामलात हैं आपके तो आप केस टू केस देखें। देखिए मैं हमेशा से खिलाफ हूँ जनरल एमनेस्टी के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल एमनेस्टी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। जनरल एमनेस्टी अगर आप करेंगे तो फिर मैं अगला सवाल साद साहब से मेरा ये होगा कि साद साहब जिस बंदे ने टाइमली रिटर्न फाइल की उसका क्या कसूर है, और जिस बंदे को आपने नोटिस इशू किया है कि नहीं भाई तुम्हारा एरिया सील कर देंगे और आपने बाकियों को तो एमनेस्टी दे दी, दूसरों को नहीं। अगर ये कल्चर आप ले आएंगे यहाँ पे, ये माजत के साथ SRB गलत कर रहा है। और हमें, मैं ऑन बोर्ड आपको कह रहा हूँ कि हमें कभी भी ना इस कल्चर के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मसला पता है क्या सर, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि आप जब मार्जिन देते हैं ना पेनिट्रेट करने का, तो चीज़ जब पेनिट्रेट हो जाती है तो अगर एक गलती पेनिट्रेट होती है तो वह एंड तक पेनिट्रेट होती है। आप एमनेस्टी लेके आएंगे लेकिन एमनेस्टी के असरात उसी तरह होंगे जैसे वो नासूर FBR में बन चुका है, यहाँ भी वो उसी तरह नासूर बनेगा। अच्छा, जिस तरह FBR में रिटर्न जमा ना करवाने की 1 दिन की इतनी पेनल्टी है, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट जमा ना करवाएं इतनी पेनल्टी है, वो वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना करवाएं इतनी पेनल्टी है, PRA में भी कोई ऐसा है पेनल्टीज़ का सिस्टम? नहीं, PRA में देखें वो फ्लेक्सिबल है, एक तो पेनल्टी का सिस्टम नहीं है। PRA की जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है
कि वो टारगेट करते हैं नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर को, जो जेन्युइन नॉन कंप्लायंस। उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि ठीक है, एक नोटिस आपको सर्व किया, फिर दूसरा किया, फिर अगर बहुत ही ज़्यादा कोई नॉन कंप्लायंट है तो फिर उसको टारगेट करते हैं। यानी इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा नहीं है कि जो एक माइंड सेट है ना माजरत के साथ, जो हमने एक बना लिया था कि ये टैक्स पेयर जो है वो टैक्स फ्रॉड से रिलेटेड है, या खुदा ना खास्ता टैक्स पेयर को जो हम कहते हैं कि ये ना, या आपने करप्शन की हुई है, या एक माजरत के साथ कुछ लोग कहते हैं कि हम रेवेन्यू ओरिएंटेड है, हमारे एफबीआर के दोस्त जो हैं वो माजरत के साथ रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं है, वो यही माइंडसेट के साथ नेगेटिव के बैठे हुए हैं कि ये टैक्स पेयर खुदा ना खास्ता कोई चोर है। ठीक है ना, ये गलत है। आप अगर टैक्स पेयर को इस तरह कंसिडर करेंगे तो आप जो नेशन है और सिटीज़न जो है हमारे, उनको डिसग्रेस कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई गलती कर रहा है तो आपके पास लॉ है, आपके पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं और हमारे हाई कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी है, तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना, बाय द लॉ। लेकिन एक जनरल पब्लिक को ऐसे कह देना कि जनाब आप गलत हैं, सरासर ज़्यादती। सही कह रहे हैं। अच्छा साद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर आपके अफसरान की तादाद ज़्यादा हो, आपके पास ये कौन कौन सी सहूलियात हों, तो आप इससे भी 4 गुना ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकते हैं? सर, इस तरह हमारी अभी तक 6 से 7 कमिश्नरेट्स में प्रेजेंस है, तो अगर हम ग्रेजुअली इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं तो उससे हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अभी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो टैक्सेबल नहीं हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या एक एजुकेशन सेक्टर है, वो अभी तक उसको हमने टैक्सेबल नहीं बनाया हुआ। तो ग्रेजुअली अगर हम मज़ीद सर्विसेज को टैक्स नेट में लेके आएँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएँ तो इससे टैक्स में बहुत कलेक्शन बहुत इंक्रीज़ हो। बहुत सही। काशिफ साहब, कितनी सर्विसेज हैं जिन पे आपका पीआरए अब तक काम कर रहा है और कितनी सर्विसेज हैं जिनको अभी तक टच ही नहीं किया गया? जी, तकरीबन 70 सर्विसेज हैं एज़ पर सेकंड स्केड्यूल जो कि टैक्सेबल हैं और इन पे हम टैक्स वसूल कर रहे हैं। और चंद एक सेक्टर्स हैं वैसे जो अभी तक टैक्सेबल नहीं है, जिस तरह साहब ने बताया, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इसी तरह ये कुछ कोविड की वजह से हमने मेडिकल सर्विसेज थी, इनको हमने ज़ीरो रेटेड कर दिया था। इसी तरह इंटरटेनमेंट की सर्विसेज हैं जो कि सिनेमाज वगैरह इसमें आते हैं, उसको भी ज़ीरो रेटेड किया था, वो अभी तक ज़ीरो रेटेड ही हैं। तो इनको जस्ट हमने अभी तक जो रिड्यूस रेट हैं उसको भी हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो तकरीबन 33 सर्विसेज हैं उनको अभी तक हम। अच्छा, फ्लड में कोई डायरेक्शन आई है आपके पास? फ्लड में इन इलाकों को छूट देनी है, इनको नहीं देनी? कोई, मैं पहले शायद पूछ बैठा हूँ या भूल गया हूँ। जी, आपने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन ये डायरेक्टली अभी ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि जो फ्लड के एरियाज़ हैं वहाँ पे। पंजाब के बहुत से ज़िले हैं, राजनपुर हो गया, फाजिलपुर, 3-4 तहसीलें उसके हो गई, मुल्तान में। सेक्टर ऐसे डायरेक्टली कोई ऐसा बिजनेस वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल कि वहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ हो, तो अगर उसके बावजूद अभी तक हुकूमत की तरफ ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। बहरहाल अगर इस पे कोई बनता है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह हुआ है, अगर उसको रिवाइव करना है उन्होंने, उस पर कोई डेवलपमेंट में कोई टैक्स की छूट रखना चाहते हैं, जो अब टारगेट मिला है तो इसको हल पूरा करने के लिए आइंदा क्या हिकमत अमली होगी? जी माशाल्लाह, जिस तरह हमने लास्ट ईयर में 170 बिलियन का टारगेट जो हमने अचीव किया है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ पीआरए बट आल्सो इन ऑल अदर टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़। तो उसके पीछे विजन था हमारे चेयरपर्सन, हमारी अथॉरिटी और हमारे टीम वर्क था, उसी को लेकर हम चाह रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो फोकस है वो फैसिलिटेशन है, अवेयरनेस है, टैक्स पेयर की एजुकेशन है, उसमें हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करवाई हैं। तो हम उसी विजन को ही लेकर चल रहे हैं, उसी को लेकर चले। कोई छापे, कोई बैंक अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है उसमें। बस काशिफ शान साहब आपको बहुत शुक्रिया, खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, सैयद हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से आज जो भी हमने गुफ्तगू की, ओपन डोर पॉलिसी है जिसके तहत काम कर रहे हैं और अपने टैक्स पेयर को अपना क्लाइंट समझते हैं। खौफ और हरास अमेंड का कोई यहाँ अलमिया नहीं है। यही वजह है कि वो अपने टारगेट को अचीव भी कर रहे हैं और जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं इसकी भी किसी के सामने कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।